मीन फ्री पाथ। आप नेक्स्ट हेडिंग लिखो मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ। ठीक है, पहले आप सुन लो फिर लिखना, ठीक है ना। देखो, जैसे आपने बोला हुआ था ना कि आप बोलते हो किसी अगर कंटेनर के पास गैस भरा हुआ है, ठीक है ना, कोई कंटेनर मान लो आपके पास आइडियल गैस से भरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे बोलते हो, मान लो कि आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है ना, उस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मोमेंट कैसे होता है, जस्ट लाइक वो आइडियल गैस के पार्टिकल थे। क्लियर रहेगा ना। ठीक है, तो होता क्या है कि पहले सुन लो फिर लिखना। मान लो ये एटम है मटेरियल के, ठीक है ना, एटम बोल सकते हो, लैटिस बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, सपोज दैट आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, हम लोग अभी डिफाइन कर रहे हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो डिफाइन कैसे करना है आपको कि द डिस्टेंस, देखो पहले हम डिफाइन करेंगे फ्री पाथ, फिर लिखेंगे मीन फ्री पाथ, ठीक है ना। तो व्हाट इज मीन्ड बाय फ्री पाथ? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन विद द लैटिस। क्या बोल सकते हो आप? लैटिस बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि आइटम ऑफ द मटेरियल। कितना क्लियर रहेगा ना। तो जो, चलो ठीक है, यहां पे आ जाओ। मैंने बोला व्हाट इज मीन्ड बाई, बंद कर दो यार, दिखता रहता है पूरा। चलो, हम लोग को डिफाइन करना है मेन फ्री पाथ, तो हम लोग पहले डिफाइन कर रहे हैं फ्री पाथ, फिर उससे आ जाएगा मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो व्हाट इज मीन बाई फ्री पाथ? फ्री पाथ मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है ना, उसी को आप क्या बोलते हो? फ्री पाथ बोलते हो। मान लो आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से गया, यहां पे स्ट्राइक किया, ठीक है ना, डिस्टेंस क्या होगी बोलो अपने से? फ्री पाथ। लिखेंगे कैसे इसको? लिखाते हम लोग इसको टाउ वन। टाउ वन मीन्स फ्री पाथ, ठीक है ना। मान लो अगेन ये कोलाइड किया किसी तीसरे वन, आप पास एटम मान लो यहाँ पे है, ठीक, ऐसे करके इसको आप बोल दोगे टाउ टू। क्लियर रहेगा ना। तो व्हाट इज मीन्ड बाई फ्री पाथ? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन विद द लैटिस, या बोल सकते हो विद द आइटम ऑफ द मटेरियल। क्लियर रहेगा ना। उसी को आप क्या बोलते हो? फ्री पाथ बोलते हो। अब मान लो आपके पास देयर आर एन नंबर ऑफ कोलिजन। आप ये समझो कि मान लो आपके पास यहां पे हो गया टाउ वन, सॉरी इसको आप लिखोगे लैम्डा वन से, ठीक है ना, नॉट टाउ वन, लैम्डा वन, लैम्डा टू, ऐसे समझो आप। मान लो आप पास यहां से इलेक्ट्रॉन चला, यहां पे कोलिजन किया, लैम्डा वन चला, ठीक है ना, फिर चला लैम्डा टू चला, यहां पे कोलाइड किया लैम्डा थ्री, ठीक है ना। कितने भी हो सकते हैं, मान लो कि लैम्डा एन, कितने भी कोलिजन हो सकते हैं। क्लियर है। तो लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, ये सब क्या है बोलना अपने से? ये सब हैं फ्री पाथ। कितना क्लियर रहेगा ना। ये सब क्या है बोलो? फ्री पाथ है। हमको निकालना है मीन फ्री पाथ। तो अब आप ये बोल सकते हो कि जो एवरेज होगा ऑल दिस फ्री पाथ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। क्लियर रहेगा ना। बोलो। तो व्हाट इज फ्री पाथ? डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन of free electron with the lattice is called free path, and average of these all this free path, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। क्लियर रहेगा। मीन मीन्स होता है एवरेज लेना। तो आप बोल सकते हो कि जो लैम्डा मीन हो जाएगा, मतलब सभी फ्री पाथ का एवरेज, वो हो जाएगा लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री। आपके पास सपोज दैट अगर एन फ्री पाथ है, उसको आप एन से डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा? सभी का मीन। क्लियर रहेगा ना। तो इसको आप क्या बोलोगे? मीन फ्री पाथ। इतना क्लियर होगा क्या? बोलो। जो डिस्टेंस आई दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच, उसको आप बोलोगे फ्री पाथ, ठीक है ना। अगर आपके पास ऐसे ऐसे एन कोलिजन हो रहे हैं तो एन नंबर ऑफ फ्री पाथ हो गए, उन सभी का जो एवरेज क्या हो जाएगा?
मीन फ्री पाथ। इतना क्लियर रहेगा? बोलो, इतना क्लियर रहेगा ना? अब देखो, अब हर एक कोलिजन में आपके पास कुछ टाइम भी लगेगा, टाइम लगेगा ना, तो हम लोग उस टाइम को भी डिफाइन करेंगे, ऐसे बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर रहेगा? इसको हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं, इसको हम डिनोट करेंगे टाउ से, टॉर्क वाला। ठीक है इतना? तो अब आपके पास जो टाइम लगता है, देखो जो टू सक्सेसिव कोलिजन में टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। मान लो कि पहले कोलिजन में टाइम लगा टाउ 1, यहां पे लगा टाउ 2, यहां पे लगा टाउ 3, यहां पे लगा टाउ 3। ठीक है ना? तो जो दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच टाइम लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और जो इन सब टाइम का एवरेज आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीन रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर रहेगा ना? तो सभी का जो एवरेज हो जाएगा उसी को हम लोग बोला करते हैं मीन। और निकालेंगे कैसे? जितने भी आपके पास रिलैक्सेशन टाइम है उन सभी को जोड़ो, आप इनसे डिवाइड कर दो। डिफिनेशन में क्लियर हो गया क्या? बोलो। ठीक है, तो आप फर्स्ट हेडिंग लिखो मीन फ्री पाथ। लिखवा रहा हूं, पहले लिख लो फिर डायग्राम मेंशन करना। लिखो, बोले, लिखो। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by free electron, by free electron, the distance traveled by free electron between the two successive collision, the distance traveled by the free electron between the two successive collision with the lattice, with the lattice, LATTICE, with the lattice। ये इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो कि विद द एटम ऑफ मटेरियल, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना? हमने बोल दिया विद द लैटिस। कितना क्लियर हुआ? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विद द लैटिस इज कॉल्ड फ्री पाथ। देखो, इज कॉल्ड फ्री पाथ, इज कॉल्ड फ्री पाथ। ठीक है ना? एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, and it is called free path and it is denoted by lambda। ठीक है, it is denoted by lambda। लिख गया सभी का? नेक्स्ट लाइन से लिखो, the average of all these free path, the average of all these free path, the average of all these free path, all these free path is is called as mean free path, is called as mean free path। The average of all these free path is called as mean free path। और ब्रैकेट में आप मेंशन करना लैम्डा मीन से लिखते हैं। ठीक है ना? ये लिखा हुआ है लैम्डा मीन। ठीक है, ये मेंशन कर लो, ये वाला फार्मूला, ये पहला वाला फार्मूला। ठीक है ना? लैम्डा मीन तक ऐसे डायग्राम बना लो लैटिस करके अपना। ठीक है, चाहिए बनाओ चाहिए बना लो, सेम मीनिंग है। ठीक है, डायग्राम मेंशन कर लो। देयर आर n नंबर ऑफ फ्री पाथ, उन सभी के एवरेज आप लिख लो मीन फ्री पाथ। लिख गया ना सभी का? चलो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ये लिख जाए तो मीन रिलैक्सेशन टाइम, और ब्रैकेट में आप मेंशन करना है। ठीक है ना? टाउ मीन। ये पहले फॉर्मूला आप लिख लो पूरा यहां तक, फिर लिखना आप मीन रिलैक्सेशन टाइम। बोले, लिखो मीन रिलैक्सेशन टाइम, ब्रैकेट में मेंशन करना टाउ मीन। ठीक है ना? मीन्स होता है एवरेज। लिख गया सभी का? तो लिखो द टाइम टेकन बाई, द टाइम टेकन बाई एन इलेक्ट्रॉन, the time taken by an electron, the time taken by an electron between the two successive collision, the time taken by an electron between the two successive collision is called as
रिलैक्सेशन टाइम इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। ब्रैकेट में आप मेंशन कर लो टाउ से लिखते हैं, ठीक है ना, लिख लो ब्रैकेट में टाउ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, एंड द एवरेज ऑफ ऑल दीज रिलैक्सेशन टाइम, एंड द एवरेज ऑफ all these relaxation time, and the average of all these relaxation time is called as mean relaxation time. The average of all these times is called as mean relaxation time, ठीक है। ये डायग्राम तो बनाई हो आपका, ये फॉर्मूला मेंशन कर लो आप, यहाँ पे टाउ 1 टाउ 2 सब मेंशन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन कर लो आप ये फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिख जाए तो बोलना आप, ठीक है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग ना साथ ही करते चलेंगे, ठीक है, ताकि बाद में कुछ पेंडिंग नहीं लगे। लिख गया सभी का, बोलो, लिख गया ना सभी का। चलो नेक्स्ट आप एक हेडिंग लिखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप लिखो हेडिंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। इसमें ना ये सब फार्मूले याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आती है, मोबिलिटी कितना आती है, कंडक्टिविटी कितना आती है, ठीक है ना, सब याद करने पड़ेंगे, अभी आएंगे बाद में 1 बाय 1, ठीक है। सबसे सिंपल ये वाला चैप्टर है, ठीक है ना, अपने 12th में, ठीक है ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर, ठीक है। मतलब 12th वाला फिजिक्स इजी है, नंबर करने लायक होता है। ये लग गया सभी का। अब यहाँ पे देखो, अब अगर आप मान लो आपके पास कोई अगर कंडक्टर है, ठीक है ना, क्या है बोलो, कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के क्रॉस आपने मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई अगर नहीं किया हुआ है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, आपने कंडक्टर में मतलब कंडक्टर के एंड के क्रॉस आपने सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो जो उसके पाथ आते हैं ना, लाइक जैसे आप ये मान लो कि लैटिस थे या एटम बोल सकते हो उस मटेरियल के, ठीक है। तो जो उसके पाथ आते हैं ना, एक्चुअली वो आते हैं स्ट्रेट पाथ, याद है ना, ऐसे बोले थे यहाँ पे लैम्डा 1 आया था, लैम्डा 2 आया था, समझ पाए। तो जो पाथ होगा मतलब स्ट्रेट पाथ होगा, जो वो इलेक्ट्रॉन चलेगा वो स्ट्रेट पाथ पे चलेगा, कितना क्लियर रहेगा ना। कब, जब उस कंडक्टर के क्रॉस आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ है, कितना क्लियर रहेगा क्या, बोलो। बट अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, अगर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, कहां पर अप्लाई कर रहे हो बोलो, कोई भी आपके पास एक कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं दो कोलिजन के बीच स्ट्रेट पाथ पे, कब, जब उस कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई आपने नहीं किया हुआ था, क्लियर रहेगा ना। बट अगर आपने उस कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो जो वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो उनका कोलिजन हो रहा है, आपने बोला हुआ था बिटवीन द टू लैटिस, ठीक है। तो जो उसका पहले पाथ स्ट्रेट पाथ था ना, अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तो उसका पाथ स्ट्रेट नहीं रह जाता, ठीक है ना, क्लियर रहेगा ना, उसका पाथ कुछ कर्व हो जाता है, ठीक है ना। सपोज दैट ऐसे हो गया, मान लो टाउ 1 बोल दिया, ऐसे हो सकता है टाउ 2 बोल दिया, सॉरी लैम्डा 1 लैम्डा 2, समझ तो पाए ना। बोलो यहाँ पे पाथ क्या रहेगा, बोलो यहाँ पे कर्व्ड पाथ, क्लियर रहेगा क्या, बोलो। कर्व मतलब बोल सकते हो कि यहाँ पे देखो स्ट्रेट पाथ था, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे ना अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, उसका पाथ कर्व हो गया, कर्व हो गया मतलब कि उसका पाथ ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है ना, मतलब स्ट्रेट नहीं रह गया। कितना क्लियर रहेगा क्या, बोलो, कितना क्लियर रहेगा ना, ठीक है। अब आपने बोला कि यहाँ पे पाथ ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है ना, मतलब स्ट्रेट नहीं रह गया, तो अब आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, निकालनी पड़ेगी, बोलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके फार्मूले इंपॉर्टेंट है, क्लियर रहेगा ना।
फॉर्मूले पे आओ, देखो कैसे निकालते हैं। अब देखो, अगर आप याद ऐसे समझो, आप आपके पास मान लो ये कोई भी कंडक्टर है, यहां देखो आप, ये मान लो आपके पास कोई भी कंडक्टर था सपोज दैट, ठीक है ना। ये जो हमने पाथ बनाया हुआ है ना, अगर आपने इस कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ है तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे मूव करेंगे स्ट्रेट पाथ पे, समझ पाए इतना। और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे कर्ड पाथ पे। इतना क्लियर रहेगा, बोलो। ठीक, एक तो ये क्वेश्चन हो गया इसका कि स्ट्रेट पाथ कब होगा, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो पाथ क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कर्व हो जाएगा। क्लियर रहेगा इतना, बोलो। ठीक है, अब हमको निकालना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपना काम क्या है बोलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालना। कैसे निकालेंगे देखो, आप ये समझो, हम लोग अभी मान रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सपोज दैट आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ पे, ठीक है इतना, बोलो। अब मान लो आपने ऐसे बोला ना कि हमने इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, ऐसे मान लो आप, मान लो कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है इस साइड, कैसे भी आप मान सकते हो, ठीक है इतना। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया हुआ है तो पाथ क्या हो जाएगा बोलो, कर्व हो जाएगा। कर्व हो गया पाथ, मतलब पाथ ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है इतना। तो क्या निकालेंगे बोलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतना क्लियर रहेगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से अप्लाई किया, अपने से बोलना आप, अगर इसके अंदर मान लो कोई भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां पर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ये नहीं आएगा बोलो, ये पढ़ा हुआ हम लोगों ने, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करना चाहेगा, उसके अपोजिट, समझ पाए इतना, बोलो। ठीक है, तो क्या हम इस मान लो पहले आपके पास शुरू में इनिशियली वेलोसिटी की जीरो थी, नहीं बोलो, जीरो वेलोसिटी है। अब आपने इसको यहां पर रिलीज कर दिया जैसे, ठीक है ना, तो इसका एक्सीलरेशन आएगा ना, कितना आएगा एक्सीलरेशन बोलना अपने से, नेट फोर्स अपॉन उसका मास। क्या आएगा, नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स कैसे लिखोगे, Q इंटू ई, और मान लो कि मास कितना है बोलो, m है। इसमें डाउट है क्या किसी को, हो गया एक्सीलरेशन किसी का, ठीक है। ये समझो आप, चलो मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम सपोज दैट बोल रहे हैं कि v नॉट है। v नॉट क्या है बोलो, इनिशियल वेलोसिटी मान ले रहे हैं, कोई नहीं आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, क्या बोलो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक इतना। ए क्या है बोलो, उसका एक्सीलरेशन, v नॉट क्या है बोलो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर है क्या, बोलो। तो अगर हम आपको बोले कि t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितना आएगी, तो क्या आप ऐसे लिखोगे ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मान लो यहां पर होगा इसकी वेलोसिटी v, इनिशियल कितना है बोलो, v नॉट, ठीक इतना, प्लस ए टी, ए के प्लेस पे क्या आएगा, e इंटू ई अपॉन एम, टाइम के प्लेस पे क्या आएगा बोलो, वो मीन, सॉरी वो रिलैक्सेशन टाइम कितना बोल रहे थे बोलो, टाउ बोल, क्या बोल रहे थे, टाउ बोल रहे थे, याद है ना सबको। तो जाएगा यहाँ पे टाउ, दो कोलिजन के बीच टाउ। इतना क्लियर है क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैंने यहाँ पे इनिशियल v नॉट मान लिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। इतना क्लियर है क्या, बोलो। ठीक है, अब क्या करो आप, इनका आप एवरेज निकालो। क्या कर लो आप, इसका आप एवरेज निकाल लो। एवरेज का हम लोग सिंबल ऐसे दिखाया करेंगे, ठीक है, मतलब क्या बोलो, एवरेज। ये इज इक्वल टू हो जाएगा v नॉट का एवरेज प्लस ये हो जाएगा ई एम, ये तो कांस्टेंट ही है, एवरेज टाउ का एवरेज, ई अपॉन एम, और यहां हो जाएगा टाउ का। इतना डाउट है क्या किसी को, ये सिंबल क्या है बोलो, एवरेज, क्या है, एवरेज, ठीक इतना। ये सिंबल क्या शो कर रहा है, एवरेज, ठीक है। अब मैंने आपको बोला हुआ था, अगर आप याद करो, कि अगर आपके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, मान लो कि v1 से मूव कर रहा है, दूसरा v2 से मूव कर रहा है, तीसरा v3 से मूव कर रहा है, ठीक है ना, बट सभी का एवरेज कितना आता है बोलो अपने से, जीरो आता है। कितना आता है, याद है ना, हर एक का अलग अलग कुछ न कुछ होगा, बट सभी का एवरेज कितना आएगा, जीरो, क्योंकि रैंडम मोशन होती है। क्लियर रहेगा ना, जब इनका एवरेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, जीरो हो जाएगा, प्लस ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम। आप याद करो, टाउ का एवरेज क्या लिख रहे थे आप, मीन रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या है बोलो, रिलैक्सेशन टाइम लिखा हुआ है, सभी का एवरेज क्या हो जाएगा, मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो उसको आप लिख दो सिंपल सा, टाउ मीन, समझता है भी। और यहाँ पे क्या है, इसी को आप बोला करते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर रहेगा ना। तो जब आपके पास vd का फॉर्मूला निकल आया, तो vd इज इक्वल टू हो गया आपके पास
स्मॉल ई कैपिटल एम, और यहां क्या हो गया, टाउ मीन बोलो या टाउ एवरेज बोलो, सेम मीनिंग है। नोट है क्या? तो आपको फॉर्मूला एज इट याद रखना है जैसे लिखा हुआ है। डेरिवेशन तो मतलब कर लिया आपने सीखने के लिए, बट ये फॉर्मूला याद रखना है, याद रहेगा ना? स्मॉल ई कैपिटल ई अपान एम इंटू मीन रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर रहेगा? बोलो। ठीक है, इसको आप पहले पूरा मेंशन कर लो एक बार, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं डिफिनेशन लिखवा दूं क्या? बोलो। चलो लिख लो, ऐसा करो, डिफिनेशन पहले दो तीन लाइन, फिर लिखो इसको, डायग्राम मेंशन कर लो बस, चाहे तो वो वाले, फिर यहाँ के बाद लिख लेना, ठीक है ना? ये दोनों आप पहले मेंशन कर लो, फिर मैं लिखवा दे रहा हूँ थोड़ा सा, फिर लिखना इसको, ठीक है? पहले आप ये मेंशन कर लो कि विद द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट एप्लीकेशन, फिर यहां तक मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना? यहाँ और क्या बोलना आप, ठीक है? वो दोनों डायग्राम मेंशन कर लो, फिर मैं बोल दूंगा, फिर लिखना है वाला, ठीक है? इसका डायग्राम भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से लगाओगे उसमें आ जाएगा। मान लो आपने यहाँ पे एक बैटरी लगा के ना, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे दिया हुआ था, यहाँ तक लिख गया सभी का? यहाँ लिख गया तो बोलना आप, ठीक है ना? ये मेंशन कर लिया ना, ठीक है? बस मैंने यहाँ बैटरी लगा दिया, मतलब बैटरी क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दैट्स इट। इतना क्लियर रहेगा ना? तो लिखो इसमें, यहाँ तक लिख जाए तो ये लिख गया ना? ये डायग्राम मेंशन कर लो, फिर लिखो। ये सिंपल सा डायग्राम मेंशन कर लो एक, फिर लिखना। बोले, लिखो ऑन एप्लीकेशन ऑफ, ऑन एप्लीकेशन ऑफ on application of potential difference, on application of potential difference, या ब्रैकेट में आप लिखना कि वोल्टेज, ठीक है ना? an electric field, an electric field is produced inside the conductor on application of potential difference या voltage across conductor, an electric field is produced, ठीक है, inside the conductor, ठीक है ना? फुल स्टॉप पर आगे लिखो, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस force opposite to electric fields, sorry, electron experiences force opposite to electric field, कितना लिखा बोलो? ड्यू टू दिस फोर्स, अगर इसमें लिख लो, ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू दिस फोर्स, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें दिस फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे ना, ड्यू टू दिस फोर्स दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग, due to this force these free electrons start drifting, drifting, start drifting, कितना लिखा? in opposite direction of electric field,
in opposite direction of electric field, these electrons start drifting in opposite direction of electric field, and during motion they face many collisions, with heavy positive ions in their path, face many collisions with heavy positive ions in their path. इतना लिखा, बोलो, बस लास्ट लाइन लिखो इसमें फुल स्टॉप करके। सो आगे लिखो, सो द वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली डिस्प्लेस्ड, so the velocity with which electron effectively displaced is called as drift velocity, ठीक है ना। अब ये पूरा मेंशन कर लो फॉर्मूला आप, लिख गया ना सभी का, ये फॉर्मूला मेंशन कर लो पूरा, ठीक है ना। और इसको आपको फॉर्मूले को याद रखना है। कहानी तो मैंने बोल दिया ताकि आप समझ पाओ, बट ये अपने को याद रखना है, इससे काम हो जाएगा, दैट्स इट, समझ पाए ना। बाकी वो होता क्या है, आपने एक बार बस रिकॉल कर लिया, बाकी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ई दिया रहेगा, कैपिटल ए दिया रहेगा, मास दिया रहेगा। स्मॉल क्या बोलो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ मीन क्या है, मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो सब कुछ दिया रहेगा, इसमें से एक निकालना पड़ जाएगा। लिख गया ना सभी का, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है फॉर्मूला। नेक्स्ट आप लिखो रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट आप मेंशन करो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट आप लिखो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, या इलेक्ट्रिक करंट आप लिख सकते हो। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो एक सेकंड, फिर आप लिखना। देखो आपके पास मान लो कोई भी एक कंडक्टर था, ये कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ वही अगेन आपने कोई एक बैटरी मान लो किसी से आपने जोड़ करके पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया रहा होगा, तो यहाँ पे आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक, इतना आपको निकालना क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन, मतलब वीडी और आई में रिलेशन। इतना क्लियर रहेगा ना, बोलो, ठीक है। तो हम ऐसे मान लेते हैं इसको डेरिवेशन करने के लिए, मान लो आपके पास यहां आप देखो, मान लो हमने एक छोटा सा रीजन माना, ये सपोज दैट ये पूरी लेंथ तो इसकी मान लो कि एल है, मान लो हम इस छोटा सा एक रीजन ले रहे हैं जिसकी हम बोल रहे हैं लेंथ कितना, बोलो dx है, ठीक है। छोटे से रीजन की बात कर रहे हैं, कितना क्लियर है। अब आप याद करो, आपने एक निकला रहा होगा, आपको याद रहा होगा, आपने निकला रहा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, याद है सभी को, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी याद है क्या सबको, बोलो। मान लो कि अपने से बोलना क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बोलो अपने से। हम मान रहे हैं कि इसका एरिया कितना, बोलो ए है, कितना एरिया, ए है। हमने डिफाइन किया रहा होगा, इसका मतलब आया था नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, याद है क्या सबको, बोलो। टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सबको याद है क्या, कैपिटल एन अपॉन वी, क्लियर रहेगा ना। अब देखो ध्यान से, तो पूरा तो मान लो कैपिटल एन है, ठीक है ना। हम छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम मान ले रहे हैं कि इस छोटे से एलिमेंट में
टोटल नंबर ऑफ आइटम सपोज दैट कितना है बोलो, dn है। कितना है? dn है। हम छोटे से एलिमेंट की बात करें, क्लियर रहेगा ना। n को हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हम अभी बात कर रहे हैं छोटे से एलिमेंट की, ठीक है ना। और ये होता क्या आपने बोला? टोटल नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाई वॉल्यूम। क्लियर रहेगा क्या? हम अभी बात कर रहे हैं छोटे से वॉल्यूम की, इस छोटे से dx एलिमेंट की। क्लियर रहेगा? हमने मान लिया किसमें सपोज दैट dn नंबर ऑफ टोटल एटम है। इतना क्लियर है क्या? dn क्या है बोलो? टोटल नंबर ऑफ एटम। क्लियर रहेगा ना? बोलो, डाउट है क्या इसमें? dn क्या है? इस छोटे से एलिमेंट में dn नंबर ऑफ एटम है। 1 2 3 4 5 बोल सकते हो। क्लियर रहेगा ना? dn क्या है? 1 2 3 4 5 कुछ हो सकता है। क्लियर रहेगा इतना? अपने से बोलना आप इस रीजन में अपने से बोलना आप फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे लिखोगे? इस रीजन हम बात कर रहे हैं, तो आप लिखोगे n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। क्या लिखोगे आप? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है ना, डिवाइड बाई dv। dv मींस उसका वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम कैसे लिख रहे हैं बोलो? dv। क्लियर रहेगा क्या इसमें? बोलो, dv है कितना इस एलिमेंट का? बोलो अपने से। a हो गया उसका एरिया, dx हो गया उसकी लेंथ। कितना आएगा वॉल्यूम? a इंटू dx। क्या आएगा वॉल्यूम? a इंटू dx। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? dn अपान a इंटू dx। यहां तक किसी को डाउट है क्या? बोलो, कितना क्लियर हुए? अब ध्यान से देखो यहां पर, तो dn इज इक्वल टू आप बोल सकते हो वो हो जाएगा स्मॉल n इंटू a dx। कितना क्लियर हुआ क्या? बोलो, कितना क्लियर हुए? सब कितना क्लियर है? ठीक है। अब अगर हमको करंट निकालनी पड़ जाए, तो करंट आपने कैसे डिफाइन किया है? आप करंट ऐसे डिफाइन किए हो ना, मान लो कि इसमें dq चार्ज आएगा, तो हम dq चार्ज बोलते रहे हैं डिवाइड बाई dq अपॉन dt। ये नहीं बोलते हो आप? बोलो, हमने मान लिया कि कोई इलेक्ट्रॉन्स था, उसने dx चला हुआ है, उसको मान लो यहां से यहां तक टाइम लगा dt। dt क्या बोलो? टाइम है। चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? dq चार्ज क्या है बोलो? इस छोटे से एलिमेंट में। कितना क्लियर है क्या? अब dq कैसे निकालते हो बोलो अपने से? dq निकालते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज n इंटू ई है सबको। ठीक है, तो हम ऐसा मान ले रहे हैं कि हर एक आइटम मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्लियर रहेगा ना? हर एक आइटम कितना दे रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना क्लियर रहेगा? तो क्या यहां पे अगर आप नंबर ऑफ सॉरी अगर यहां पे लिखना चाहोगे आप चार्ज, तो चार्ज क्या करोगे आप? n इंटू ई। ठीक है ना? तो जाएगा dn इंटू ई। क्या लिखोगे आप? dn इंटू ई। टोटल नंबर ऑफ आइटम इसमें आए हैं dn, ठीक है ना। और हर एक एटम मान लो कितना दे रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्लियर रहेगा ना? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बोलो? dn। चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बोलो? चार्ज बन जाएगा। इतना क्लियर हुआ क्या? बोलो। और नीचे क्या आएगा? dt रहेगा। इतने टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक। इतना डाउट है क्या इतना किसी को? अब देखो यहां पे आप वैल्यू पुट करो, dn के प्लेस पे है कितना बोलो? na dx। तो dn के प्लेस पे आप लिखो na dx इंटू ई रहेगा ही रहेगा, डिवाइड बाई dt। इतना किसी को डाउट है क्या? बोलो। और आगे सिंप्लीफाई करो, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा n e a लिख दो आप, और dx अपॉन dt को एक साथ लिख दो आप, ठीक। इतना बोलो। dx अपॉन dt क्या होता है बोलो अपने से? वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। क्लियर रहेगा ना? यही को आप बोला करते हो कि I इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपल सा n e a, इसी को आप बोलते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगेन ये रिलेशन आपको याद रखना है, रिमेंबर दिस रिलेशन, याद रहेगा ना। वेयर I इज इलेक्ट्रिक करंट, n क्या है बोलो? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, a क्या है बोलो? उस कंडक्टर का एरिया, vd क्या है बोलो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये रिलेशन आपको याद रखना है, याद रहेगा ना। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। और आप याद रखना प्लीज कि n यहां पे क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और वो होता क्या है? नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपके पास क्वेश्चन जब आएगा तो लिखा रहेगा कि नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट वॉल्यूम दिया रहेगा। समझ पाए इतना? बोलो, जिसको आप मेंशन कर लो, लिख लो यहीं पर, ठीक है ना। और ये याद रखना है, ठीक है ना, कोई इसमें ट्रिक नहीं है।
डाउट है क्या इसमें? डाउट क्या है, इसको याद रखना है, ठीक है ना, बिना इसके याद किए काम होगा नहीं, ठीक है ना। तो आपके पास JEE हो या नीट हो, कोई आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना, ये कैसे आता है, ये आपको याद होना पड़ेगा, ठीक है। ये हम लोग सवाल करेंगे। तो पहला फॉर्मूला आपके पास किसका था बोलना, VD इज इक्वल टू कितना आया था बोलो, स्मॉल ई कैपिटल ई अपान एम इंटू टाउ मीन, ठीक है ना। सेकेंड फॉर्मूला क्या हो गया, आई इज इक्वल टू NEAVD, ठीक है। तो आप चाहो तो VD की वैल्यू यहां पे रख सकते हो आप, जो आप पहले निकाल चुके हो, समझ पाए ना। अभी आपने से रखो कितना आएगा, यहां पर ना आपने VD जानते हो, अपने से रख लेना आप, ठीक है ना, कि VD इज इक्वल टू होता है स्मॉल ई कैपिटल ई अपन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ मीन। तो इसके प्लेस पे आप VD भी रख सकते हो, रख के चेक करना क्या आएगा, अपने से बताना कितना आएगा। आप ऐसे मेंशन कर लिया करो, ठीक है ना, रिमेंबर करना है, वरना बाद में फिर भूल जाते हो। ब्रैकेट कर लिया करो फॉर्मूला पूरा, ताकि बाद में इजी रहे पिकअप करना उसको, ठीक है। इसमें अभी तक 3 फार्मूले आए हैं, एक तो करंट का आ रहा होगा फार्मूला, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आया था, थर्ड ये आ रहा है। तो ऐसे आप याद कर चलो सीक्वेंस में, ताकि बाद में न्यूमेरिकल्स कर पाए। ये अपने से पुट कर लेना प्लीज, ठीक है ना, जो मैंने लास्ट लिखा हुआ है कि VD इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये रख के अपने से पुट कर लेना, ठीक है ना। याद यही करना, बाकी तो आप पहले याद किए हो, तो जो भी आएगा सिंप्लीफाई करके अपना कर लोगे अपने से, ठीक है ना, एडजस्ट कर लोगे। एक तो ये फॉर्म था आपके पास। अच्छा, इसका एक फॉर्म और आप निकाल सकते हो क्या अपने से, जैसे आपके पास हम बोले कि ये वाला फॉर्मूला आप निकालो अवागाद्रो नंबर के टर्म में, निकाल सकते हो क्या बोलो, Na के टर्म में। सुन लो बस जल्दी से, जैसे हम बोले किसी फॉर्मूले को आप, आपके पास मान लो Na गिवन है, अवागाद्रो नंबर गिवन है, एरिया दिया हुआ है, तो कैसे निकालोगे, निकाल सकते हो क्या। देखो यहाँ पे एक बार देख लो जल्दी से, देखो आप ऐसे समझो, मान लो कि आपके पास जो हर एक एटम है, मान लो कि दे रहा है एक फ्री इलेक्ट्रॉन, कितना दे रहा है बोलो, ऐसे मानो लेट ईच आइटम, मतलब हर एक आइटम, जो पहले आप मानते आए हो, हर एक आइटम गिव्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक, कितना, देखो। तो आपने ऐसे बोला कि 1 आइटम से 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक, कितना बोलो, कितना क्लियर रहेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास मान लो टोटल नंबर ऑफ एटम n हुए, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बोलो, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक, कितना, चलो अपने से बोलना आप, n आ रहा है यहाँ पे, हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है ना, मान लो कि n आइटम है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यार ये तो, एक से आएगा तो n से जाएगा, रुक जाओ एक सेकेंड, एक आइटम से n से इतना हो जाएगा, नंबर ऑफ आइटम डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपान डेंसिटी, मास अपान डेंसिटी, ऐसे नहीं आएगा रिलेशन ना, इन्हें नहीं आएगा ऐसे कहीं पे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख लो, ठीक है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहे हैं, देख लो एक सेकंड जल्दी से, ठीक है ना। डेरिवेशन जो आएगा उसको आप याद करना, बट देख लो आता कैसे है, ठीक है ना। हमने ऐसा मान लिया कि हर एक आइटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, इतना,
तो जितने नंबर ऑफ आइटम होंगे उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, तो हम क्या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आप याद करो, हम लोग ऐसे निकाले थे नंबर ऑफ मोल्स। हमको ना क्या करना है यहाँ पे Na चाहिए, Na मीन्स अवागाद्रो नंबर चाहिए, ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर आप याद करो हम लोग ऐसे निकाले थे कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल निकाले थे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवागाद्रो नंबर, याद है ना? क्या निकाला हुआ था? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई अवागाद्रो नंबर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? आप बोल सकते हो कि वेट, ठीक है ना, मतलब पूरा उसका वेट लिखे रहेंगे हम लोग, ठीक है, और नीचे लिखा रहा होगा मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे लिखा हुआ था। फिर हम यहाँ पे लिखे हुए थे Na करके। इसका डेरिवेशन काम का नहीं है, ठीक है ना, बस वो लास्ट रिजल्ट याद रखना है, ठीक है ना, वो आएगा क्या वो चेक कर लेते हैं बस। इतना क्लियर रहेगा? बोलो। ठीक, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आपके पास यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना आएगी? बोलना, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसका मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हुआ, डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो आप बोल सकते हो कि m अपान mw वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और आप डिवाइड करोगे आप किससे? वॉल्यूम से। वॉल्यूम कैसे आप लिख सकते हो? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम, ठीक है ना, तो वॉल्यूम इज इक्वल क्या हो जाएगा? बोलो, मास अपान डेंसिटी, वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल। तो आपने बोला कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपान डेंसिटी, मास और डेंसिटी ऊपर कर दो, ये कट जाएगा आई थिंक, ठीक है ना। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहां पे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे लिखते हैं बोलो अपने से? स्मॉल एम से लिखते हैं, सॉरी स्मॉल एन से लिखते हैं। वो आ गई आपके पास Na अपान mw इंटू रो, ठीक है भी इतना। अब ये n आ गया, n यहाँ पे आप रख दो, ठीक है ना, यही फॉर्मूला हम लोग ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो I इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा n के प्लेस पे आप लिखो Na अपान उसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट इनटू E ए, Na अपन रो लिख दो, रो इंटू EAVD, EAVD। बात नहीं करो प्लीज, देख लो, आई थिंक यही आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, यही गिवन है EAVD। तो इसको भी आप याद रखो, कहीं पे अगर मिल जाए तो आप कन्वर्ट करना प्लीज, वैसे बहुत रेयर आएगा ये, ठीक है ना। देख लो, चाहे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ पाए? चाहे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बहुत रेयर मिलेगा है, ठीक है ना, यही आएगा हमेशा, I इज इक्वल टू NEAD। कंफ्यूज मत हो प्लीज, ठीक है ना, ये याद कर लो आप, और मेंशन कर लो Na जवाब का दो नंबर, mw मॉलिक्यूलर वेट, रो इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल, E चार्ज इलेक्ट्रॉन का, A एरिया, VD इज जेट वेलोसिटी, ठीक है ना, ये फार्मूला आप याद कर लेना। इसमें बहुत फार्मूले हैं, ठीक है, बहुत फार्मूले हैं इसमें। लिख दिया सभी का? चलो नेक्स्ट आप मेंशन करो करंट डेंसिटी। नेक्स्ट आप लिखो करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है, इसको हम लोग J से लिखा करेंगे, ठीक है, करंट डेंसिटी ब्रैकेट मेंशन कर लो स्मॉल J या कैपिटल J। चलो इसमें लिखो, इसमें डिफाइन करो, बोले ये फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है ना, अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, बिल्कुल याद करने से ही काम होगा और कुछ इसमें है नहीं। बोले इसका फॉर्म, बोले इसका, देखो इसमें करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया
is defined as is defined as is defined as current density is defined as current density. Current per unit area is defined as current density. ठीक है इतना। देखो और सुन लो, बस एक इसका एक फॉर्म और मिलता है। मान लो आपके पास ये कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, मान लो कि इसमें करंट सपोज दैट ऐसे फ्लो कर रही है, और आप मान लो सपोज दैट आपके पास ये कोई एरिया वेक्टर है, मान लो एरिया वेक्टर है, ठीक है। मान लो कि करंट और एरिया वेक्टर थीटा एंगल पे है। व्हाट इज थीटा बोलो अपने से? थीटा इज एंगल बिटवीन द करंट एंड एरिया वेक्टर। क्लियर रहेगा ना? थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड एरिया वेक्टर याद रखना इसको, ठीक है ना। तो जो यहां पे आपके पास करंट हो जाएगी, देखो इस एरिया क्या करेंगे हम लोग, एक कंपोनेंट लेंगे इन दिस डायरेक्शन। क्लियर रहेगा ना? करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब ये देखो ना, समझो आप, ये मान लो एरिया वेक्टर हो गया, कितने एंगल पे है बोलो? थीटा एंगल पे। अभी दिख रहा है ना? तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड कितना है बोलो अपने से? a cos थीटा। क्या आएगा? a cos थीटा। तो जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा लाइक J इज इक्वल टू, ठीक है ना, वो हो जाएगा I करंट है, और a cos थीटा कितना हो गया बोलना अपने से? एरिया हो गया। कितना क्लियर हुए? हो गया ना? ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि I इज इक्वल टू वो हो गया J इंटू a cos ऑफ थीटा। कितना क्लियर हुए क्या बोलो? और a इंटू बी cos थीटा आपने पढ़ा होगा, कितना होता है? वेक्टर a डॉट बी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि I इज इक्वल टू वेक्टर j डॉट वेक्टर a, वेक्टर फॉर्म वेक्टर j डॉट वेक्टर a। तो इसको आप प्लीज याद रखना, याद रहेगा ना। तो करंट डिवाइड बाय एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, जैसे लिखा करेंगे। और इसको आप याद रखना कि एरिया थीटा क्या गिवन है बोलो इसमें? हमेशा ये फॉर्मूला आप याद रखो, बाकी काम हो जाएगा, ठीक है ना। आप तो जे cos थीटा आप याद कर लो, ठीक है ना। अगर करंट और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन, मतलब एंगल 0 हुआ तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे cos 0 बन जाएगा, सिंपल हो जाएगा। अगर 90 हो गया तो क्या हो जाएगी बोलो? करंट 0 हो जाएगी। क्लियर रहेगा ना? इसको आप ऐसे याद रखना। एक तो ये हो गया, ठीक है। बात नहीं करो प्लीज। देखो कभी कभी ना आपके पास ऐसे दिया होता है, सुन लो, कभी कभी आपको दिया होता है कि जो आपके पास ये करंट डेंसिटी है ना, करंट डेंसिटी वो दिया है कि वेरिएबल दिया रहता है, ठीक है ना, मतलब कि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, सपोज दैट। समझ पा रहे हो ना? तो क्या करोगे आप पूरा निकालने के लिए? इंटीग्रेट कर दोगे। समझ पाए ना? मान लो ये गिवन रहे आपके पास, एक्स का फंक्शन गिवन है या आर का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, एरिया भी आर टर्म में आएगा। तो कभी कभी क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा। क्लियर रहेगा ना? तो हम कर लेंगे एज पर क्वेश्चन, ठीक है ना। बट डिफिनेशन यही होती है, ये आप याद रखना प्लीज, ठीक है ना। ये लिखा है फॉर्मूला, इसको आप चाहे आप याद करो या सेकेंड वाले को आप याद करो, इसको आपको याद करना है। सेम मैंने लिखा हुआ है, इसको आप याद करो। आई इज इक्वल टू जे कॉस थीटा आप याद कर लो, या जे इज इक्वल टू आई अपन ए कॉस थीटा, ठीक है ना। थीटा क्या बोलो अपने से? थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक करंट, वो मेंशन करना आप, ठीक है। नहीं याद रखना आप, ये फॉर्म भी याद रखना, ठीक है। एक तो आप याद रखना, और एक काम अपने से कर लो आप, ये क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है ना, आप अपने से निकाल लो रिलेशनशिप बिटवीन, सुन लो पहले, रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप एक अपने रिलेशन निकालो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, निकालना अपने से कितना आ रहा है, बताना कितना आएगा।
ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलना कितना आएगा, सब लोग साथ ही करते हैं, ठीक ना, ये लिख गया ना सभी का। चलो आपने से निकालना, ठीक है ना, यही मतलब ये हम लोग कर लो, हमारा पूरा थ्योरी निकल जाएगा फिर। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ठीक है ना, क्या निकालना अपने को, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन चाहिए, ठीक है इतना। देखो तो आपने भी ऐसे पढ़ाना, देखो आप याद करो, आपने बोला कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आएगा आई अपान एरिया, ये बोला हुआ था, और आई इज इक्वल टू आपने बोला हुआ था, आया था एन ई ए वी डी अपान एरिया, याद है क्या, ये आया हुआ था। देखो एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो करंट डेंसिटी हो जाएगा एन ई वी डी, इतना क्लियर है क्या, बोलो। अब आपने बोला हुआ था कि जो Vd है, आपने Vd भी निकाला हुआ था, ई स्मॉल ई अपान कैपिटल एम, यहाँ पे टाउ आया था, टाउ मीन आया था, ये आया था ना, बोलो ये आया था, क्योंकि तो आप इसमें Vd पुट कर दो तो J इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई, ठीक है ना, Vd के प्लेस पे पूरा पुट कर दो, ई स्मॉल ई कैपिटल एम टाउ मीन, बोलो इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है क्या, ठीक है। और आगे सिंप्लीफाई करो तो J इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ मीन, ठीक है ना, अपान में क्या आएगा एन ई स्क्वायर टाउ मीन, अपान में हो जाएगा स्मॉल एम, और कैपिटल ई को आप एक साथ लिखो, ठीक है इतना। अब ध्यान सुनना, इतना क्लियर हुआ क्या। अब जो आपके पास कैपिटल ई का जितना भी कोफिशिएंट आया हुआ है ना, कैपिटल ई के साथ जितना भी कोफिशिएंट आया हुआ है, इसको हम लोग एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना, लाइक J इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट को हम लोग बोल दिया करते हैं सिग्मा, क्या बोलते हैं बोलो, बोलो अपने से, सिग्मा। और सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब है कंडक्टिविटी, याद रहेगा ना, व्हाट इज मीन बाय सिग्मा, सिग्मा को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ठीक है ना, कंडक्टिविटी हो गया। और सिग्मा आया कितना है, सिग्मा आया हुआ है एन ई स्क्वायर टाउ मीन, ठीक है ना, अपान स्मॉल एम, ठीक है ना, इसके भी क्वेश्चंस हैं, क्लियर रहेगा ना। तो मतलब ये पूरा इंपॉर्टेंट ही है, मतलब ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके भी क्वेश्चंस है अपने पेपर में, नीट में भी और उसमें भी, ठीक है ना, इसके भी क्वेश्चंस है, इस फार्मूले के भी, समझ पाए ना, इसके भी क्वेश्चंस हैं, इसके भी क्वेश्चंस हैं, इसके भी क्वेश्चंस हैं, मस्त पा रहे हो ना। तो आप ये रिलेशन ही सीख लो, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप इसको न्यूमेरिकल संभाल लो आप, ठीक है, तो अपने से वहां पे डेरिवेट कर लेना एज पर रिक्वायरमेंट, क्लियर रहेगा ना, क्योंकि इसमें सब कुछ जानते हो आप, आई ए वी डी सब आप याद कर चुके हो, तो आप लिख इसको रख लेना, एज पर रिक्वायरमेंट आप कन्वर्ट, क्लियर रहेगा ना, बोलो इसको नहीं याद करना आप, ठीक है ना, ये आप याद किए हो, आई वी डी सब आप याद किए हो, यहाँ निकाल लोगे। देखो इसको आपने बोला कंडक्टिविटी, इतना क्लियर हुआ। एक और टर्म आती है, वो भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, ठीक है, रजिस्टिविटी रो से दिखाते हैं, इसकी क्या बोलो, रो से दिखाएंगे, और रजिस्टिविटी रो का मतलब होता है, रो इज इक्वल टू होता है 1 अपान सिग्मा, क्लियर रहेगा ना, मींस रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। तो 1 अपान रो और 1 अपान रो आप यहां से निकाल सकते हो, देखो ध्यान से, सॉरी 1 अपान सिग्मा, ये पूरा इसका उल्टा हो जाएगा, लाइक एम ऊपर चल जाएगा, एन ई स्क्वायर
टाउ मीन हो जाएगा। ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको ये निकालना आना चाहिए। ठीक है ना इसमें, क्योंकि ये आप जानते हो, याद रहेगा ना सबको, टर्म याद रहेगा ना। ठीक है, कंडक्टिविटी हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, कुछ पूछा रह गया क्या? ठीक, इतना ही है। अब क्वेश्चंस लिखते हैं हम लोग। ठीक है, बस शांत जाओ, न्यूमेरिकल लिखो। फॉर ए बात नहीं प्लीज। फॉर ए कंडक्टर ऑफ, लिखो क्वेश्चन लिखो। फॉर ए कंडक्टर ऑफ, ये सबका लिख गया ना पूरा, बोलो सबका लिख गया ना पूरा। ठीक है, लिखो। फॉर ए कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, फॉर ए कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस एरिया, कंपेयर करंट डेंसिटी, कंपेयर करंट डेंसिटी, कंपेयर करंट डेंसिटी at 1, 2 and 3, compare current density at 1, 2, 3, बोलो कितना आएगा। ये डायग्राम मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी आया हुआ है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में, बहुत सिंपल सा एकदम, एक लाइन का। आपको कंपेयर करना है। ठीक है ना, करंट डेंसिटी पॉइंट 1, 2, 3 में कहां पे सबसे ज्यादा होगी, कहां पे सबसे कम होगी। मान लो कि सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही होगी। ठीक है ना, आई मान लो ऐसे। बोलो, बोलो कहां से अधिक आए करंट डेंसिटी। हाँ यस, तो आपने ऐसे बोला ना कि अगर करंट सेम है तो J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो A1 ज्यादा है सबसे, तो वहां पे सॉरी क्या चीज, A3 सबसे कम है ना। ठीक है ना, A1 सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या आएगी, सबसे कम आएगी। A3 सबसे कम एरिया है, रेडियस कम बनेगा ना यहाँ पे। A3 सबसे कम है, तो करंट डेंसिटी क्या आएगी, सबसे ज्यादा आएगी। तो आप बोल सकते हो क्या हो जाएगा, J1, J2 और J3। डाउट कर रहे हो क्या इसमें भी, बोलो। J इज इक्वल टू होता है अपान एरिया, करंट अपान एरिया। एरिया ज्यादा, करंट डेंसिटी कम, एरिया कम, करंट डेंसिटी, उल्टा लिख रहा हूं। ठीक है, ऐसे लिखना था। ठीक है ना, J3, J2, J1। बोल सही रहा हूं, लिख गलत रहा हूं। ठीक है ना, ठीक है। ठीक है ना, बोलो। चलो नेक्स्ट लिखो, बहुत सिंपल था। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखो आप। लिखो, एक करंट, बात नहीं करो प्लीज, लिखो एक करंट आई, एग्जाम्पल 2 मेंशन करो आप। ए करंट आई फ्लोज थ्रू ए यूनिफॉर्म वायर, a current I flows through a uniform wire of diameter small d, of diameter small d, of diameter small d, then the electron's diff velocity is v. A current I flows through a uniform wire of diameter d, then the electron's drift is v, small v given है, then the electron drift is small v। ठीक है, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना, बोले आगे देखो। द सेम करंट, द सेम करंट विल फ्लो
the same current will flow through a wire of diameter d by 2. The same current will flow through a wire of diameter d by 2 made of the same material, made of the same material. Then find out the then find out the then find out the drift velocity of the electron in second wire. Then find out the drift velocity of electron in second wire. लिख पाए ना सभी? बोलो, दोबारा रिपीट करूं। मैंने बोला कि देन फाइंड आउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड वायर। ठीक है ना, मतलब आप पास एक करंट फ्लो करती है एक वायर के थ्रू जिसका डायमीटर स्मॉल डी मेंशन है, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है स्मॉल वी। ठीक है, देन बताना है कि अगर उसका डायमीटर अगर डी बाई 2 हो जाए, सेम करंट फ्लो करे, उस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आएगी। नहीं, सेम क्यों आएगी भाई? डायमीटर चेंज हो गया ना, तो अलग आएगी ना। नो, ये भी गलत है। सही करो कैलकुलेट। समझ पाए ना? एक कोई वायर है डायमीटर डी पे, उसका वेलोसिटी वी दिया हुआ है। ठीक है, सेम करंट फ्लो कर रहा है। मान लो डायमीटर डी बाई 2 हो गया, तो करंट कितना फ्लो करेगी निकालो। 4v। देखो यहाँ पे आपके पास ऐसे मान लो कि ये कोई वायर था, इसका डायमीटर सपोज दैट डी दिया हुआ था। ठीक है, तो इसमें करंट मान लो कि आई फ्लो कर रही थी, तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है वी डी, और वी डी इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है कितना है बोलो, वी दिया हुआ है। ये ना दिया हुआ है, बोलो यहाँ कितना गिवन है पहले केस में, वी डी इज इक्वल टू वी दिया हुआ है। देन सेकेंड बोल रहा है कि अगर इसका डायमीटर डी बाई 2 हो जाए, हाफ हो जाए, ठीक है ना, करंट तो सेम ही है आई, तो बोला है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो गई, मान लो वी डैश हो गई, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इतना तो आप ऐसे बोलोगे ना कि आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी, ये पढ़ा हुआ है ना। बोलो, करंट तो सेम ही है तो एन सब सेम रहेगा। ठीक है ना, सेम, बस चेंज क्या होगा बोलो, एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ पाए ना? बोलो, तो आप ये बोल सकते हो सिंपल सा कि अगर करंट सेम है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी किसके, बोलो, एरिया के। ये नहीं आएगा। बोलो, करंट अगर सेम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यही आएगा ना। बोलो, पहले का अगर डायमीटर, आप ऐसे बोलो, पहले वेलोसिटी v है, डायमीटर d है, तो आप लिखते पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है ना, और दूसरे का सॉरी नीचे आएगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे समझो, आप डायरेक्ट कर लें क्या हम लोग, बोलो, तो v डैश इज इक्वल टू हो जाएगा v डैश अपॉन v। ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलना अपने से, पाई वगैरह सब कैंसिल कर दो आप। ठीक है ना, डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है ना, और नीचे क्या लिखते हैं आप, डी स्क्वायर अपॉन, अब देखो हाफ हो गया था मतलब, सॉरी, ठीक है ना, पहले डी स्क्वायर रहेगा ना, डी स्क्वायर रहेगा, अब हाफ हो गया तो मतलब हो जाएगा डी बाई 2 का होल स्क्वायर, 4 ऊपर चल जाएगा। ठीक है ना, ये डी डी कट जाएगा, तो वी डी डैश सेकेंड केस में हो जाएगा 4v। समझ पाए ना? बोलो, डिवाइड कर दो अपने से आ जाएगा। हो गया ना सभी का? बोलो, तो करंट अगर सेम है तो एरिया के आएगा इनवर्सली
प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, थर्ड नंबर। लिखो, ये तो कंपेयर कर लोगे आप वैसे। लिखो, द करेंट डेंसिटी, बात नहीं करो प्लीज, ये करो बस लास्ट, ठीक है ना। द करेंट डेंसिटी, द करेंट डेंसिटी across a cylindrical conductor, ध्यान सुनना, ठीक है ना इसको। द करेंट डेंसिटी across a cylindrical conductor of radius capital R, the current density across a cylindrical conductor of radius capital R, कितना लिखा, varies in magnitude, varies in magnitude, varies in magnitude according to the relation, according to the relation, ठीक है ना। J इज इक्वल टू, यहां पर लिखो रिलेशन, J इज इक्वल टू J नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपन कैपिटल आर, ऐसे मेंशन करो। J इज इक्वल टू J नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपन कैपिटल आर, वेयर, ऐसे लिखो वेयर, where small r is the distance, where small r is the distance, where small r is the distance from the central axis, मतलब एक्सिस से डिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है ना। अलग अलग स्मॉल आर पे अलग अलग करंट डेंसिटी की वैल्यू आएगी, दैट्स इट, ठीक है। इतना बोलो, कैपिटल आर क्या है, रेडियस है, जे नॉट क्या है, कांस्टेंट है कोई भी, ठीक है। इतना फुल स्टॉप करो, आगे लिखो। लिखो 10, आगे लिखो फुल स्टॉप करके, 10 TSUS, 10 द करंट डेंसिटी इज मैक्सिमम, 10 द करंट डेंसिटी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम जे नॉट, देखो ना यहां से करंट डेंसिटी मैक्सिमम कितना आएगी बोलो, जे नॉट एट स्मॉल आर इक्वल टू 0, 10 द करंट डेंसिटी मैक्सिमम इज जे नॉट एट स्मॉल आर इक्वल टू 0, अंडरस्टूड है, ठीक है ना। इतना लिख गया, 10 द करंट डेंसिटी मैक्सिमम जे नॉट एट आर इक्वल टू 0, लिख गया सभी का, फुल स्टॉप करो, आगे लिखो लास्ट लाइन। एंड डिक्रीजेस लीनियरली, एंड डिक्रीजेस लीनियरली, एंड डिक्रीजेस लीनियरली टू द सरफेस, टू द सरफेस, देखो अब अगर सरफेस पे आ गए, जब स्मॉल आर इक्वल टू आपने कैपिटल आर कर दिया, 0 आ जाएगा ना, बोलो ब्रैकेट मेंशन कर लो, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब सेंटर से लेकर जैसे से दूर जा रहे हो आप, सरफेस तक घट रही है, 0 हो जाएगी सेंटर पर जाके, जब आर इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना फुल स्टॉप करो, आगे लिखो। देन फाइंड आउट करंट, देन फाइंड आउट करंट, देन फाइंड आउट करंट, करंट इन टर्म्स ऑफ, in terms of, then find out current in terms of J naught, J naught and the conductors, and the conductors cross sectional area capital A, and the conductors cross sectional area capital A। निकालो कितना आएगा, ट्राई करो, फिर हम लोग करते हैं, ठीक है ना। देन आपको निकालना है करंट, किसके किसके बीच में निकालना है करंट बोलो, इन टर्म्स ऑफ जे नॉट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, ठीक लिख गया ना। जे नॉट और कैपिटल ए टर्म में आप आंसर निकालो, दैट्स इट, ठीक है ना। ट्राई करो, फिर बोलना आंसर कितना आएगा, फिर हम लोग मैच कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे वेरी कर रहा है ना, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा बोलो, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। करो कितना आएगा, आंसर आया तो बोलना आप, ठीक है। बात नहीं करो प्लीज, ट्राई कर लो।
ट्राई कर लो, फिर हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो, बाकी बात नहीं करो, फिर देखो यहाँ पे आपके पास मान लो ये सिलेंडर था, ठीक है ना, सुन लो पहले फिर लिखना। आपके पास मान लो ऐसे सिलेंडर रहा होगा, इससे ये आपके पास मान लो कोई भी सिलेंडर गिवन है ये करके, सपोज दैट इसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर, ये नहीं दिया हुआ है, बोलो अपने से, और दिया हुआ है कि आर क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंट्रल लाइन, मतलब जो इसकी करंट डेंसिटी है इस सिलेंडर की वेरी कर रही है स्मॉल आर पे, मतलब स्मॉल आर 0 है तो जे नॉट आ रही है, स्मॉल आर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है घटेगी, ये समझ पाए ना, और जब सरफेस पे आ गया क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये नहीं हो रहा है, बोलो ये हो रहा है ना, मतलब ये इस पॉइंट पे आपको डेंसिटी दिया हुआ, ये दिया हुआ था, बोलो समझ पा रहे इतना, ये दिया हुआ है ना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो मान लो हम टॉप व्यू देख रहे हैं, ठीक है ना, आप क्या करो ऊपर से देखो, आप सिलेंडर के ऊपर से आप देखो, ठीक है ना, कैसे देखो आप, देखो आप टॉप व्यू देखो ऊपर से, हम लोग ऐसे ही पूरा डेरिवेशन कर रहे थे, ठीक है ना, टॉप व्यू लेकर के एक पूरा दिखेगा आपको सर्कुलर शेप दिखेगा पूरा ना, ऊपर सिलेंडर सर्कल दिखेगा ना, तो आप क्या करो इसके सेंटर से, मान लो हम इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे गए, यहां से आर डिस्टेंस पे गए, ठीक, इतना हमने एक डी आर का एलिमेंट ले लिया, आर डिस्टेंस पे जा करके हमने एक डी आर का एलिमेंट मान लिया, डाउट है क्या इतना, बोलो आर डिस्टेंस गए, यहां पे एक डी आर एलिमेंट लिया, ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसे दिखेगा, कितना क्लियर हुआ क्या, बोलो ठीक है। और इस सिलेंडर की रेडियस है कितना, पूरी कैपिटल आर है, ऊपर से देख रहे हैं देखो पूरा कितना है, कैपिटल आर है, डाउट है क्या किसी, बोलो। कहने का मतलब ये है कि स्मॉल आर की वैल्यू मिनिमम हो सकती है 0, मैक्सिमम कैपिटल आर, इतना क्लियर हुआ क्या, बोलो अपने से, ठीक है। आप क्या बोलो, आप इस स्ट्रिप का थिकनेस आपने बोला हुआ है कि डी आर है, इस स्ट्रिप का जो आपने बनाया हुआ है, इस स्ट्रिप की थिकनेस आप बोल रहे हो कितना है, बोलो डी आर है, डी आर थिकनेस की स्ट्रिप है, इतना क्लियर है। तो क्या आप इस छोटे से एलिमेंट का एरिया लिख सकते हो क्या, एरिया क्या होता है, बोलो उसका पूरा सरकमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय उसकी थिकनेस, तो पूरा सरकमफेरेंस इसका आएगा 2 पाई आर, और इसकी थिकनेस कितना है, बोलना डी आर है, तो क्या डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर डी आर, डाउट है क्या किसी को, बोलो। अब देखो मान लो इसमें करंट जाएगी ऐसे, आप यहां देखो मान लो आपने करंट ऐसे फ्लो किया रहा होगा, ऐसे नहीं जाएगा फ्लो, बोलो ऐसे करंट फ्लो ऊपर जाएगा ना, तो आप कहने मतलब जब ऊपर से आप देख रहे हो, समझो आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, तो करंट भी ऐसे जाएगा और ये एरिया वेक्टर भी ऐसे ही आता है, परपेंडिकुलर, क्लियर रहेगा ना, जहां पर भी आपका सरफेस दिखता है वो क्या होता है, बोलो परपेंडिकुलर, समझ पाए ना। अगर आपका सिलेंडर मान लो ऐसे रखा हुआ मैंने, ये समझो आप, ये इसको आप सिलेंडर समझो आप, ठीक है ना, ये सिलेंडर है, इसका करंट भी ऊपर जा रहा है, एरिया वेक्टर भी कहां पर आएगा, बोलो ऊपर, क्लियर रहोगे ना, बोलो सिलेंडर आपने अगर आपने ऐसे रखा हुआ है तो करंट मान लो ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर भी कहां पर आएगा, इससे जाएगा, क्लियर रहोगे ना, बोलो समझ पा रहे हो ना, एरिया वेक्टर ये परपेंडिकुलर, इतना क्लियर होगा क्या, ऊपर करंट जा रही है, ऊपर एरिया वेक्टर, इतना क्लियर है क्या, बोलो। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टोटल करंट निकालना है ना इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो आपने ऐसे पढ़ा हुआ था अभी कि J इज इक्वल टू होता है I अपान ए, ये पढ़ा हुआ था, या आपने बोला हुआ था ऐसे सिंपल से करके कि I इज इक्वल टू आया था वेक्टर J डॉट वेक्टर ए, ये आया था क्या, बोलो, जिसको आपने लिखा हुआ था ऐसे करके जे ए कॉस थीटा, डाउट है क्या, ये लिखा हुआ था, बोलो अपने से, ये लिखा था वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एंड एरिया वेक्टर, इतना क्लियर रहेगा क्या, एरिया वेक्टर भी ऊपर ही आएगा, आपने बोला ऊपर एरिया वेक्टर ऊपर करंट, कितना एंगल हुआ 0, ठीक है ना, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा J के प्लेस पे ये दिया हुआ था, ठीक है ना, J नॉट, तो J के प्लेस पे आप लिखो J नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल आर अपान कैपिटल आर, इतना क्लियर हुआ क्या, बोलो। अब हम अभी बात कर रहे हैं छोटे से एरिया की, मान लो हम इस आर डिस्टेंस पे जाके बात कर रहे हैं, तो हम यहां इसको लिख दे रहे हैं डी आई, इतना क्लियर रहेगा ना, बोलो हम स्मॉल आर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो डी आई इज इक्वल टू जो आपके पास करंट डेंसिटी गिवन था ये आपने लिख दिया, इतना क्लियर है। अब ये आएगा यहाँ पे छोटा सा एरिया, समझ पा रहे हो ना, कितना एरिया बोलो
डॉट डी ए करोगे, डॉट डी ए कितना आएगा 2 पाई आर डी आर, और कॉस जीरो तो 1 हो गया। इतना क्लियर हुआ? ये हो गया जे और छोटा सा एरिया डी ए, हमने मान लिया स्मॉल करंट डी आई इस स्मॉल एरिया में। क्लियर है कितना? बोलो। हमको चाहिए पूरा टोटल करंट चाहिए, तो क्या करोगे आप? इंटीग्रेट करते हो आप, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन लगा दो आप। चलो एक स्टेप और कर लो, ये इंटीग्रेट करोगे आप डी आई, ठीक है ना, और यहाँ पे जे नॉट, और ये 1 माइनस स्मॉल आर अपान जे नॉट, तो आप कांस्टेंट निकाल लो बाहर, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस स्मॉल आर अपान कैपिटल आर, और 2 पाई भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, और यहाँ बचेगा आर डी आर। डाउट है क्या किसी को? बोलो। इतना क्लियर हुआ क्या? आपने 2 पाई जे नॉट को बाहर निकाल लिया, वो तो कांस्टेंट है। ठीक है इतना? बोलो। अब आपने बोला कि स्मॉल आर की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम कैपिटल आर, तो हमको चाहिए पूरा करंट, तो आप क्या करो 0 से लेकर के आर तक इंटीग्रेट कर दो। समझ पाए इतना? इतना क्लियर है? ठीक है, स्मॉल आर मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट के अंदर, थोड़ा कर मैंने आई बोल दिया हुआ है, 2 पाई जे नॉट, ये कांस्टेंट है, लिखा रहने दो आप। अब देखो आर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एक्चुअली आर माइनस आर स्क्वायर अपान आर, ये नहीं आएगा, बोलो डी आर, 0 से लेकर आर तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है इतना? अब आप इसको इंटीग्रेट करो, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई जे नॉट, डायरेक्ट लिखो आर डी आर, कितना आएगा इंटीग्रेशन? आर स्क्वायर अपान टू, कितना आएगा? आर स्क्वायर अपान टू, तो इसके प्लेस पे आपने लिखा आर स्क्वायर अपान टू। ठीक है इतना? कैपिटल आर क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो आर स्क्वायर का क्या आएगा इंटीग्रेशन? आर क्यूब बाई 3, हो जाएगा माइनस आर क्यूब अपान 3, और 0 से लेकर के कैपिटल आर तक। डाउट है क्या इतना? अब लिमिट आप पुट कर दो, एक बारी आप, हाँ एक बारी आप 0 पुट कर दो, एक बारी आप कैपिटल आर। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई जे नॉट, अब जब आप स्मॉल आर प्लेस पे आर पुट करोगे हो जाएगा आर स्क्वायर अपान 2 माइनस आर क्यूब अपान 3, और 0 पुट करने पे 0 ही बन जाएगा। ठीक कितना? इसको आप सिंप्लीफाई करो, बोलो कितना आया? ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आया हुआ है। ठीक है ना, आप सिंप्लीफाई कर लो और बोलना कितना आएगा। अच्छा एक आर छूट रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी, ठीक है ना, ये आर भी तो है, कितना है बोलना सिंप्लीफाई करके? ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 2 पाई जे नॉट, एक आर इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, 3 माइनस टू, ये बन जाएगा आर, हाँ 3 माइनस टू जाएगा आर स्क्वायर, और यहां बचेगा 6। ठीक है, तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू 2 पाई जे नॉट अपान 6, ठीक है, और यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आप क्या करो 2 जे नॉट, 2 जे नॉट अपान 6 को एक साथ लिख लो, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर को एक साथ लिख लो। ठीक है इतना? अब आपको आंसर चाहिए एरिया के टर्म में, तो इस सिलेंडर का एरिया आएगा कितना, बोलो अपने से? इसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, कितना है बोलो? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके एरिया के प्लेस पे आप लिख दो पाई आर स्क्वायर, 2 जे नॉट अपान 6, और ये हो जाएगा एरिया, या बोल सकते हो आप कि जे नॉट ए अपान, देख लो एक बार, ठीक है ना, आई थिंक यही आंसर आएगा। ठीक है, एक बार देख लो, डाउट पूछ लो। सही है, डाउट नहीं ना? बोलो, डाउट है क्या? पीछे डाउट है क्या?
यही आएगा ना, एक बार चेक कर लो अपने से आप, कल अपने से एक बार आप सीख जाओगे, ठीक है। मैंने ए के प्लेस पे क्या लिखा बोलो, एरिया लिख दिया हुआ, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू, चलो एक डिफिनेशन बचा है और आप लिख लो बस, ठीक है, ताकि हो जाए, टाइम हो गया, ठीक है ना। इतना ही आज पढ़ते हैं।